गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक होगा प्रारंभिक गुप्त शासक, जिनमें हम आज देखेंगे श्रीगुप्त के बारे में, घटोत्कच और चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। गुप्त साम्राज्य, जिसके बारे में हमने बताया था कि यह प्राचीन भारत के इतिहास में स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें एक बौद्धिक जागरण हुआ था। हिंदू धर्म का पुनरुत्थान यहाँ पे हम देखने को मिल सकते हैं। एक कुषाण काल के शासकों के बाद जो राजनीतिक शून्यता आ गई थी, उसके बाद हिंदुस्तान में राजनीतिक एकीकरण की शुरुआत कहीं न कहीं गुप्त राजाओं ने की। तो कौन कौन से गुप्त राजा थे और किन गुप्त राजाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, उनके बारे में ही हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। और उसी कड़ी में हम प्रारंभिक कुछ गुप्त शासकों का आपके सामने उल्लेख यहाँ पे करने जा रहे हैं, जिसमें पहला शासक है श्रीगुप्त, और उसका कार्यकाल हम मान सकते हैं 275 ईस्वी से 300 ईस्वी। यह गुप्त वंश का प्रथम राजा था, और हम ये भी कह सकते हैं कि गुप्त राजवंश की स्थापना करने का श्रेय भी श्रीगुप्त को ही जाता है। विद्वानों का मानता है, जैसे एलन, फिलेट, जायसवाल, कि गुप्त वंश के जो प्रथम राजा का नाम सिर्फ गुप्त था, और राजा के बनने के बाद उसने श्री की उपाधि धारण की, इसलिए वह श्रीगुप्त कहलाया। माना जाता है कि वह संभवतः कुछ वर्षों तक मोरंडो के अधीनस्थ शासक था, परंतु बाद में स्वतंत्रता प्राप्त कर उसने महाराज की उपाधि धारण की, और फिर उसने 275 से 300 ईस्वी के मध्य तक शासन किया। चीनी स्रोतों से भी पता चलता है कि बनारस का निकटवर्ती इलाका उसके अधीन था। श्रीगुप्त का राज्य जो था वो पश्चिम में कुछ दूर तक प्रयाग और साकेत की ओर, अगर पूर्व में देखें तो मगध की ओर तक विस्तृत था। हम पुराणों के आधार पर भी ये मानते हैं कि श्रीगुप्त ने सारनाथ के निकट चीनी यात्रियों के लिए एक मंदिर भी बनवाया था, और इनकी देखरेख के लिए 24 गांव भी दान में दिए थे। इसकी कुछ मुद्राएं बनारस के पास से भी मिली है। पीएल गुप्ता ऐसा मानते हैं कि मोहरों के श्रीगुप्त की राज की मोहर होने के में कुछ कहीं न कहीं संदेह भी प्रकट यहाँ किया जाता है। पर खैर, हमें गुप्त शासन के रूप में श्रीगुप्त को हमें इतना याद रखना है कि गुप्त सम्राट का संस्थापक श्रीगुप्त था, और उसने चीनी यात्रियों के लिए एक मंदिर भी बनवाया था, 24 गांव दान में भी दिए थे, जो सारनाथ में बनवाया गया था। और उसका थोड़ा बहुत विस्तार का वर्णन करना है, और वह महाराज की उपाधि धारण करनी है। ज्यादा इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगला शासक हम देखते हैं घटोत्कच, जिसका शासनकाल मुख्यतः 300 ईस्वी से 319 या 20 ईस्वी तक का माना जाता है, और यह श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी था। इसके शासनकाल की कोई घटना नहीं थी। महाराज की उपाधि इसने भी धारण की थी। स्कंदनगुप्त के समय एक सूफिया अभिलेख मिला था, उसमें घटोत्कच को ही गुप्त वंश का संस्थापक कहा गया है। ठीक है, सूफिया अभिलेख का अगर वर्णन आता है तो उसमें हम कह सकते हैं कि घटोत्कच को गुप्त वंश का संस्थापक कहा गया है। परंतु सर्वमान्य मत तो यही है कि, और प्रयाग प्रशस्ति से भी यही विदित होता है कि घटोत्कच गुप्त वंश का दूसरा शासक था, क्योंकि बसाड़ से मिली एक मुद्रा पर श्री घटोत्कच गुप्तस्य लिखा मिला है,
और ये स्मिथ भी ऐसा मानते हैं, इसे गुप्त राजा की मुहर मानते हैं, परंतु ये मुहर संभवतः किसी परवर्ती शासक की थी। घटोत्कच के नाम का एक सोने का सिक्का भी मिला है, जिसके एलन बाद के जो एलन इतिहासकार था वो बाद के राजाओं का उल्लेख मानते हैं। तो घटोत्कच के बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, थोड़ा बहुत वर्णन करना है, सूफी अभिलेख का करना है और प्रयाग प्रशस्ति का आपको उल्लेख करना है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण शासक आता है उसका उल्लेख हम गुप्त काल में स्वर्ण अक्षरों में मान सकते हैं, और वो था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 320 से 330 ईस्वी तक के मध्य के शासनकाल देख सकते हैं, और ये पहला महान शासक गुप्त वंश का कह सकते हैं, वास्तविक संस्थापक भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसके समय ही गुप्तों की शक्ति एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई थी। इसका प्रमाण इस बात से भी मिलता है कि जहां श्रीगुप्त और घटोत्कच सिर्फ महाराज कहलाते थे, वहीं चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। तो प्रारंभिक गुप्त शासकों में जो महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला था वो था चंद्रगुप्त प्रथम। और इसके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना का अगर उल्लेख करें तो वो था लिच्छवियों से वैवाहिक संबंध स्थापित करना, क्योंकि लिच्छवी उस समय उत्तरी बिहार की प्रमुख राजनीतिक शक्ति थे और उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित कर गुप्त शासक ने शक्ति और प्रतिष्ठा हासिल की। गुप्त राजा ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, जिससे समुद्रगुप्त पैदा हुआ। और इस वैवाहिक संबंध का प्रमाण अगर हम देखें तो चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार के सिक्के जो मिले हैं उनसे मिलता है, क्योंकि उन सिक्कों पर एक तरफ चंद्रगुप्त कुमार देवी का चित्र है तो दूसरी तरफ लक्ष्मी का चित्र लिखित है। लिच्छवियों से चंद्रगुप्त के विवाह और मगध पर लिच्छवियों के शासन से संबंध अनेक विवादास्पद प्रसंग उठाए गए हैं। कौमुदी महोत्सव एक नाटक था, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि लिच्छवियों की मदद से गुप्तों ने मगध के किसी क्षत्रिय राजा को परास्त कर पाटलिपुत्र पर अधिकार किया। इस नाटक में यह भी वर्णित है कि चंद्रसेन की तुलना चंद्रगुप्त प्रथम से की गई है। जायसवाल का यह मत अधिकांश विद्वानों को स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि स्मिथ महोदय का यह विचार था कि लिच्छवी पाटलिपुत्र के शासक थे और गुप्त लिच्छवी वैवाहिक संबंध के परिणाम स्वरूप गुप्त मगध के शासक भी बने। डॉक्टर अल्तेकर के अनुसार इस विवाह के परिणाम स्वरूप गुप्त एवं लिच्छवी राज संयुक्त हो गए और इस विवाह के कारण ही पाटलिपुत्र पर भी गुप्तों का आधिपत्य स्थापित हो जाता है। तो जहां लिच्छवी कुषाणों के अधीनस्थ शासक के रूप में शासन करते थे, वहीं चंद्रगुप्त ने सर्वप्रथम वैशाली पर अधिकार किया जो लिच्छवी के अधीन थी, और संधि की शर्तों के अनुसार कुमार देवी का विवाह चंद्रगुप्त से होता है। तो कुमार देवी रानी और राज्य की उत्तराधिकारी होने के कारण महादेवी भी कहलाई। ठीक है, तो महादेवी कुमार देवी का ही नाम था। तो ये एक प्रारंभिक सूचना थी चंद्रगुप्त प्रथम और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के विवाह के बारे में, वहां उनके संबंधों के बारे में। अलग अलग विद्वान, चाहे वो जायसवाल हो, डॉक्टर अल्तेकर हो, वो अलग अलग इसकी व्याख्या अपने हिसाब से करते हैं। स्मिथ महोदय भी ऐसा ही मानते हैं कि लिच्छवी पाटलिपुत्र के शासक थे और गुप्त लिच्छवी वैवाहिक संबंध के परिणाम स्वरूप ही गुप्त मगध के शासक बने थे। खैर, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त राज की सीमा का विस्तार किया। हालांकि ज्यादा उल्लेख उसका विजय अभियान का नहीं मिलता है,
लेकिन फिर भी हम पौराणिक साक्ष्यों के आधार पर ऐसा मान सकते हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश के अधिकतर भागों पर इसमें अपना अधिकार कायम किया। तो इनका जो क्षेत्राधिकार था वो बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, ये जो आज झारखंड है ना, ये सारा क्षेत्र था। अनेक विद्वानों का मानना था कि वायु पुराण में गुप्तों के राज्य से संबंधित जिन क्षेत्रों का उल्लेख है, जैसे गंगा के तट के पास था अनुगंगा, प्रयाग, इलाहाबाद का ही नाम था, साकेत, अयोध्या के बारे में जैसे आज अयोध्या है उसको साकेत के नाम से जाना जाता था, और मगध, जैसा कि हम बहुत बार उल्लेख कर चुके हैं। ये सभी चंद्रगुप्त के राज्य की सीमा बताते हैं। चंद्रगुप्त का कोई उल्लेख नहीं है जिसमें उसके राज्य की सीमा निर्धारित की जा सके, परंतु समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में इलाहाबाद से लेकर पूर्व में गंगा तक की विजयों का उल्लेख नहीं है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, इसका उल्लेख हम बहुत विस्तार से आपके सामने अगले टॉपिक में करने वाले हैं। तो उसमें ऐसा माना जाता है कि इलाहाबाद से लेकर पूर्व में गंगा तक की विजयों का उल्लेख इसमें नहीं दर्शाया गया है, जैसा वायु पुराण में बताया गया है। तो इससे अनुमान ये लगा सकते हैं कि चंद्रगुप्त ने इस क्षेत्र के माघवंशी शासकों को परास्त कर क्षेत्र पर अधिकार किया होगा। प्रयाग प्रशस्ति में यह वर्णन है कि समुद्रगुप्त द्वारा पद्मावती, मथुरा, आही क्षेत्र, श्रावस्ती और कौशाम्बी की विजय का उल्लेख मिलता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि समुद्रगुप्त का पैतृक जो राज्य था वो पश्चिम में उत्तर प्रदेश के मध्य स्थित था। पूर्व में उनका निकटतम पड़ोसी पश्चिमी बंगाल का चंद्र था। तो इससे बंगाल पर चंद्रगुप्त के आधिपत्य की पुष्टि नहीं होती। मगध के उत्तर में किसी राज्य का उल्लेख नहीं है और नेपाल को सीमावर्ती राज्य यहां पर बताया गया है। दक्षिण में समुद्रगुप्त का अभियान कौशल से आरंभ होता है, अतः मध्य प्रदेश के कुछ भाग चंद्रगुप्त के अधीन थे। ऐसी भी धारणा हम देखते हैं कि पीएल गुप्ता ऐसा मानते हैं और बंगाल पर भी चंद्रगुप्त का अधिकार स्वीकार करते हैं। परंतु चंद्रगुप्त के साम्राज्य में समस्त बिहार, अगर देखा जाए, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं उसके निकटवर्ती कुछ क्षेत्र थे जैसे मगध, वैशाली, वत्स और कौशल, ये सभी क्षेत्र हम चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल के दौरान देख सकते हैं। गुप्त संवत आप सभी ने नाम सुना होगा, तो इसको आरंभ करने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है। आपको इसकी डेट याद रखनी है और किस उपलक्ष्य में गुप्त संवत उसने चलाया था। वो 319 और 20 ईस्वी, आपको दोनों डेट याद रखनी है, 319, 20 ईस्वी, और अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में उसने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। इस पर भी कुछ विवाद है क्योंकि कुछ विद्वान इसका श्रेय चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को देते हैं। फ्लीट मोद ऐसा मानते हैं कि गुप्त संवत का संस्थापक चंद्रगुप्त को माना गया है, लेकिन अलबरूनी का कुछ विवरण यहां पर मिलता है कि जो शक थे और गुप्त वंश में एक 241 वर्षों का अंतर था, है ना। शक वंश और गुप्त वंश में 241 वर्षों का अंतर था और इसकी पुष्टि होती है। अतः हम कह सकते हैं कि अपने जीवन के अंतिम चरण में चंद्रगुप्त ने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर स्वयं संन्यास ले लिया था। प्रयाग प्रशस्ति, ऐरण अभिलेख से इस घटना की पुष्टि भी होती है। चंद्रगुप्त ने नवोदित गुप्त राज्य को राजनीतिक सम्मान दिलाया, जिस पर समुद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। तो देखो, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जो बार बार कुछ क्वेश्चंस आते हैं उसको आपको ध्यान रखना है। गुप्त संवत आपको याद रखना है, डेट याद रखनी है। अल बरूनी का उल्लेख भी कई बार पूछा गया है कि वो भी कहीं ना कहीं गुप्त संवत की पुष्टि करता है। ये भी बड़ी बात थी कि अपने पुत्र समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करना और खुद संन्यास लेना, ये एक महानता थी उस समय के सम्राट के हिसाब से देखते हैं।
तो जो एक साम्राज्य खड़ा किया था चंद्रगुप्त ने, बाद में हम पढ़ेंगे आगे कि समुद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य उस पर स्थापित किया है। चंद्रगुप्त प्रथम का लिच्छवियों के साथ संबंध स्थापित करना अपने आप में बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि लिच्छवी उस समय बहुत शक्तिशाली थे और एक गर्व की बात थी उनके साथ संबंध स्थापित करना भी। और बाद में फिर वो धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। साकेत, प्रयाग, मगध, वो सबको राज की सीमाएं बताता है। तो ये चंद्रगुप्त प्रथम का हम उल्लेख के रूप में देख सकते हैं। तो आज हमने आपको 3 शासकों के बारे में बताया, श्रीगुप्त, घटोत्कच और चंद्रगुप्त प्रथम, जिसका थोड़ा थोड़ा वर्णन है और जो क्वेश्चंस आने लायक वो सब चीजें हमने आपके सामने उनकी यहाँ पर चर्चा की है। तो मुझे उम्मीद है कि इसको आप पढ़ेंगे और कुछ टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, उसके माध्यम से और भी स्थिति आपके सामने कुछ स्पष्ट हो जाएगी।